गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम ठोस अवस्था के बारे में जो पढ़ रहे थे उसी में आगे पढ़ते हैं। ठोसों में निबिड़ संकुलन। ठीक है, निबिड़ संकुलन को इंग्लिश में कहते हैं क्लोजेस्ट पैकिंग या क्लोज पैकिंग। हम जानते हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इन क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर एक निश्चित क्रिस्टल संरचना होती है, और जब एक निश्चित क्रिस्टल संरचना होगी तो उसके अंदर अवयवी कण जो होंगे वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होंगे। अब उनमें वो जो निश्चित क्रम है वो किस तरह का बना है, इसको समझने के लिए हम इनकी क्रिस्टल संरचना को समझते हैं। और क्रिस्टल संरचना को जानने के लिए इसमें हम जो अवयवी कण होते हैं, जो कि अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं, उनको हम गोले के रूप में, ठोस गोलों के रूप में मानते हैं। और ये ठोस गोलों के रूप में जब होते हैं अवयवी कण, तो उस स्थिति में क्या होता है कि ये बहुत पास व्यवस्थित होते हैं। इतने पास व्यवस्थित होते हैं कि इनके मध्य रिक्त स्थान न्यूनतम होता है और कुल आयतन का अधिकतम भाग अवयवी कणों द्वारा घेर लिया जाता है। तो इस तरह की व्यवस्था जिसमें अवयवी कण एक दूसरे को स्पर्श करते हुए गोले के रूप में न्यूनतम रिक्त स्थान को छोड़ते हुए व्यवस्थित हो, तो ऐसी व्यवस्था को हम निबिड़ संकुलन कहते हैं। वास्तविक रूप से निबिड़ संकुलन त्रिविमीय होता है, लेकिन त्रिविमीय निबिड़ संकुलन कैसे बनता है इसको समझने के लिए हमको एक विमीय और द्विविमीय निबिड़ संकुलन पढ़ना होता है। ठीक है, एक विमीय निबिड़ संकुलन में क्या होता है कि अवयवी कण जो होते हैं वो एक दूसरे को स्पर्श करते हुए एक पंक्ति के रूप में व्यवस्थित होते हैं, जैसे यहाँ हो रहा है। जब ये पंक्ति के रूप में व्यवस्थित होंगे तो उस स्थिति में यहाँ क्या होगा कि एक अवयवी कण अपने पास वाले दो अवयवी कणों को स्पर्श करेगा। यहाँ पर इस संख्या को समन्वय संख्या या समन्वयक संख्या के नाम से जाना जाता है। इसलिए एक विमीय निबिड़ संकुलन के अंदर समन्वयक संख्या का मान कितना होगा? 2। यहाँ पर अवयवी कण चूंकि एक पंक्ति के रूप में व्यवस्थित हुए हैं इसलिए, और अवयवी कण बहुत छोटे होते हैं, तो ये एक ही अक्ष पर व्यवस्थित हुए हैं, एक विमीय रूप से व्यवस्थित हुए हैं, इसलिए इस प्रकार के निबिड़ संकुलन को हम एक विमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। अब जब इस प्रकार की पंक्तियां एक दूसरे को स्पर्श करते हुए और व्यवस्थित होती है तो एक परत का निर्माण होता है, तब हम उसको द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि द्विविमीय निबिड़ संकुलन दो प्रकार का होता है, एक होता है वर्गीय और एक होता है षटकोणीय। ठीक है, वर्गीय में क्या होता है कि जैसे अभी आपकी ये एक विमीय वाली पंक्ति थी, ये अवयवी कण गोले के रूप में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए व्यवस्थित हो रहे थे, तो इसी तरह की एक पंक्ति है। जैसी ये पहली पंक्ति है वैसी ही दूसरी पंक्ति ठीक इसके पार्श्व में व्यवस्थित हो गई। इसी प्रकार की ठीक तीसरी पंक्ति इसके पास में फिर एक और व्यवस्थित, और भी ऐसे अन्य क्रमिक रूप से कितनी भी पंक्तियां यहाँ पर एक दूसरे को स्पर्श करते हुए व्यवस्थित हो सकती है। तो यहाँ पर अवयवी कण अब दो अक्षों पर विन्यासित हो गए हैं एक तरीके से। ठीक है, दोनों तरफ ही विन्यासित हो रहे हैं, इसलिए हम इसको द्विविमीय निबिड़ संकुलन का नाम देते हैं और ये एक परत के रूप में होता है। यहाँ पर एक अवयवी कण, जैसे ये अवयवी कण है, अपने पास वाले 4 अवयवी कणों से घिरा हुआ है। ये 4 अवयवी कण इसको घेरे हुए हैं। अतः इसकी समन्वयी संख्या जो होती है वो कितनी होगी? 4 होगी। इनके केंद्रों को यदि मिला दिया जाए तो यहाँ पर वर्ग का निर्माण होता है, और वर्ग का निर्माण होता है इसीलिए हम इसको जो है वर्गीय निबिड़ संकुलन, वर्गीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, इससे ही फिर आगे चल करके त्रिविमीय संरचना का निर्माण होगा, उसको हम अभी आगे देखेंगे। द्विविमीय निबिड़ संकुलन का ही दूसरा प्रकार जो है वो है हमारा षटकोणीय। षटकोणीय में क्या होता है कि जैसे ये अवयवी कण गोले के रूप में स्पर्श करते हुए पंक्तिबद्ध हुए, जब ये पंक्तिबद्ध हुए तो इनके बीच में ये जो स्थान दिख रहा है इसको कहेंगे हम गर्त। अब जब दूसरी पंक्ति आएगी तो इन गर्तों में व्यवस्थित होते हुए आएगी। देखिए इस तरह से दूसरी पंक्ति जब आएगी तो इस तरह से गर्तों में व्यवस्थित होते हुए आएगी, यानी पहली पंक्ति के गर्तों को भरते हुए दूसरी पंक्ति व्यवस्थित होगी, दिस टाइप। ठीक है, और जब तीसरी पंक्ति आएगी तो ये दूसरी पंक्ति के गर्तों को भरेगी इस तरह से। देखना इसमें और इसमें अंतर है। इसमें तो जैसी पहली पंक्ति आई थी वैसी ही दूसरी आई थी। यहाँ क्या हो रहा है,
पहली पंक्ति आई, उसके गर्तों को बढ़ती हुई दूसरी पंक्ति आई, दूसरी पंक्ति के गर्तों को बढ़ती हुई तीसरी पंक्ति आई। इसी प्रकार अगली जो भी पंक्ति आएगी वो उससे पहली वाली पंक्ति के गर्तों को भरेगी। यहां पर अभी हमने जो वर्गीय देखा था, इस वर्गीय में तीनों पंक्ति एक जैसी थी, इसलिए यदि हम इस पहली पंक्ति को ए पंक्ति मान लें तो ये सारी की सारी पंक्तियां ए ही होंगी, क्योंकि एक जैसी है। ठीक है, तो इसलिए हम वर्गीय प्रकार का जो हमारा संकुलन होता है इसको ए टाइप का निविड़ संकुलन कह सकते हैं। जबकि इसमें क्या होता है षटकोणीय के अंदर कि जैसे ये पंक्ति और ये पंक्ति ये दोनों एक जैसी हैं, इनको जैसे हमने ए पंक्ति कहा, ये बीच वाली पंक्ति इनसे भिन्न है तो इसको हम बी पंक्ति कहेंगे। तो यहाँ पर पहले एक ए पंक्ति आएगी, फिर बी आएगी, फिर ए आएगी, फिर बी आएगी, फिर ए आएगी, फिर बी आएगी, इस तरह से क्रमिक रूप से चलता रहेगा, इसलिए ए बी प्रकार का संकुलन हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर एक अवयवी कण को 6 अवयवी कण घेरते हैं। देखिए जैसे ये अवयवी कण है, इसको 1 2 3 4 5 6 ये 6 अवयवी कण घेरे हुए हैं। यदि इनके केंद्रों को मिला दिया जाए तो यह एक षटकोण का निर्माण हो जाता है इस तरह से। इसलिए इस तरह का जो संकुलन होता है ये षटकोणीय द्विविमीय निविड़ संकुलन है। यहाँ पर एक अवयवी कण चूंकि 6 अवयवी कणों से घुरा हुआ है, इसलिए इसकी जो समन्वयी संख्या है वो सरल घनीय निविड़ संकुलन कैसे बनता है उसको हम देखते हैं। त्रिविमीय संकुलन की अब हम बात करेंगे। द्विविमीय संकुलन में हमने देखा कि वर्गीय द्विविमीय संकुलन के अंदर एक अवयवी कण अपने पास वाले 4 अवयवी कणों से घिरा रहता है। इस स्थिति में यदि यहाँ पर जैसे ये एक परत बनी पूरी, ठीक है, इस परत के ऊपर ऐसी ही अन्य परत आकर के व्यवस्थित हो जाएं तो उस स्थिति में अवयवी कण तीनों अक्षों पर व्यवस्थित होंगे। ठीक है, तीनों अक्षीय लंबाई यहाँ होंगी ए बी सी, तो उस स्थिति में यहाँ पर त्रिविमीय निविड़ संकुलन का निर्माण होगा। वर्गीय द्विविमीय से जो बनने वाला त्रिविमीय निविड़ संकुलन होता है वो सरल घनीय प्रकार का होता है, इसलिए आप सीधा इसको सरल घनीय संकुलन भी कह सकते हैं। इसके अंदर देखिए ये जैसे एक पंक्ति है अवयवी कणों की, इसके पास में दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, ये पंक्ति बनी तो ये पूरी की पूरी एक परत हो गई। अब ये एक परत है, अब इस परत के पीछे ऐसी की ऐसी एक और परत व्यवस्थित है, फिर इसके ऊपर एक और परत व्यवस्थित है इसके पीछे की ओर, फिर एक और, तो इस तरह से यहाँ पर एक अक्ष ये हो गई, एक अक्ष ये हो गई और एक अक्ष आपकी ये हो गई। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये त्रिविमीय रूप से व्यवस्थित हो गया और ये सरल घनीय संकुलन का निर्माण हुआ। सरल घनीय कैसे हुआ कि इसके अंदर एक अवयवी कण जो होता है एक अवयवी कण जो होता है वो अपने ऊपर और नीचे दोनों और अवयवी कणों से क्या रहता है, घिरा हुआ रहता है। जैसे यहाँ पर देखिए, इसी का मैंने एक हिस्सा निकाला है और आपको अलग से यहाँ दिखाया है। ये एक परत के ये 4 कण हैं, इसके ठीक ऊपर दूसरी परत के ये 4 कण हैं। तो उस स्थिति में यहाँ पर यदि इनके केंद्रों को मिलाया जाए तो सरल घन का निर्माण होता है, और सरल घन का निर्माण होने के कारण ये वाला जो संकुलन होता है ये सरल घनीय संकुलन के नाम से जाना जाता है। इस सरल घनीय संकुलन के अंदर देखा जाए तो हम यहाँ एक चीज़ बात करते हैं संकुलन दक्षता की। संकुलन दक्षता भी कह सकते हैं, क्षमता भी कह सकते हैं। इसकी जो संकुलन दक्षता या संकुलन क्षमता जो होती है वो 52% होती है। संकुलन दक्षता का क्या तात्पर्य है? संकुलन दक्षता का मतलब है जैसे ये हमारे पास पूरा क्रिस्टल बना और इस क्रिस्टल के अंदर, इस संकुलन के अंदर टोटल जितना भी हमारा वॉल्यूम है, कुल जो आयतन है, उस कुल आयतन का वह भाग, कुल आयतन का प्रतिशत वह भाग जो अवयवी कणों के द्वारा घेरा जाता है, उस भाग को हम क्या कहते हैं, संकुलन दक्षता या संकुलन क्षमता कहते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो हमारे पास संकुलन बना है सरल घनीय प्रकार का, इस सरल घनीय प्रकार के संकुलन के अंदर जो कुल आयतन होता है उसका 52% भाग, 52% भाग अवयवी कणों द्वारा घेर लिया जाता है और 42% भाग जो होता है वो क्या रहता है, यहाँ पर फिर भी रिक्त रह जाता है।
इसलिए यहाँ हम कहेंगे कि इसकी जो संकुलन दक्षता होती है वो संकुलन दक्षता कितनी होती है, 52% होती है। दूसरी चीज़ है हमारे पास वो है समन्वयक संख्या। समन्वयक संख्या को देखा जाए तो यहाँ पर जैसे ये एक अवयवी कण है, अपने पास वाले कितने अवयवी कणों से घिरा हुआ है, 4 से। तो यहाँ जब सरल ये वर्गीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन था तो यहाँ समन्वय संख्या कितनी थी, 4। लेकिन अब इसको ऐसे माने, आप इस परत को ऐसे माने, अब इसके ऊपर भी एक और परत लगी हुई है, नीचे भी परत लगी हुई है, तो जो बीच वाली परत का एक कण है वो 4 कणों से घिरा हुआ है, और यही कण ऊपर वाली परत के एक कण से स्पर्श करेगा और नीचे वाली जो परत होगी उसके एक कण से स्पर्श करेगा। इस प्रकार जब त्रिविमीय संकुलन बनेगा तो उस स्थिति में यहाँ पर सरल घनीय प्रकार के संकुलन में एक अवयवी कण इस जगह पर 6 अवयवी कणों से घिरा होगा, इसलिए यहाँ पर समन्वय संख्या जो होगी ये 6 होगी। तो इस प्रकार का यहाँ पर ये सरल घनीय संकुलन हमको प्राप्त होगा। यहाँ पर प्रत्येक परत को यदि ए परत कहें, यदि यहाँ पर प्रत्येक परत को ए परत कहें तो ये जितनी भी परत होंगी सब ए प्रकार की परत होंगी, इसलिए इस प्रकार का जो संकुलन होगा ये यहाँ पर ए प्रकार का संकुलन होगा। देखिए अभी हम बात कर रहे थे वर्गीय द्विविमीय से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन की, है ना। अब हम बात करेंगे षटकोणीय से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन की। षटकोणीय से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन 2 प्रकार का बनता है। एक तो बनता है षटकोणीय त्रिविमीय, ठीक है, और एक होता है जिसे HCP बोलते हैं, और दूसरा बनता है BCC, ठीक है, बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो ये 2 टाइप्स की स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बनती है, 2 टाइप का संकुलन क्लोज पैकिंग यहाँ पर बनती है। लेकिन षटकोणीय द्विविमीय से बनने वाली जो त्रिविमीय संकुलन है उसको समझने से पहले हम यहाँ पर रिक्तियों के बारे में समझते हैं, ठीक है। रिक्तियों को हम वॉइड भी बोल देते हैं, है ना, छिद्र भी बोल देते हैं। वास्तव में क्या होता है कि जो अवयवी कण होते हैं एक दूसरे को स्पर्श करते हुए बहुत पास पास गोले के रूप में व्यवस्थित होते हैं, तब भी होता क्या है कि इनके मध्य रिक्त स्थान तो होता ही होता है। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई अवयवी कण जो है 100% वॉल्यूम को, आयतन को, स्थान को घेर लें, तो यहाँ पर रिक्त स्थान तो रहेगा। तो और जब रिक्त स्थान रहता है तो ये रिक्तियाँ कैसी होती है इनको हमको यहाँ पर समझना होगा, क्योंकि षटकोणीय से जब त्रिविमीय संरचना को हम पढ़ेंगे वो संरचना हमारे तभी समझ में आ पाएगी जब हम इन रिक्तियों के बारे में जानते होंगे। तो हमारे पास जो रिक्तियाँ हैं वो 3 प्रकार की है, त्रिकोणीय रिक्तियाँ, चतुष्फलकीय रिक्तियाँ और अष्टफलकीय रिक्तियाँ। त्रिकोणीय रिक्ति में क्या होता है कि 3 अवयवी कण समतल में लगे होते हैं त्रिकोण के रूप में, यानी कि जैसे 2 अवयवी कण ये हैं और एक अवयवी कण यहाँ पर इस तरह से व्यवस्थित हो जाए, ये तो ये जो रिक्ति बनी है ये त्रिकोणीय रिक्ति है। यहाँ पर 2 जो अवयवी कण है वो ऊपर की ओर है, एक अवयवी कण इसके गर्त को बढ़ते हुए आया है। तो यहाँ पर ये जो बीच में रिक्ति बनी है ये त्रिकोणीय रिक्ति है, क्योंकि यहाँ पर तीनों अवयवी कणों को यदि केंद्रों को मिलाया जाए तो ये त्रिकोण के रूप में व्यवस्थित हैं। देखिए त्रिकोण के तीनों कोनों पर व्यवस्थित हैं 3 अवयवी कण समतल में, और इनके मध्य में ये रिक्ति बनी है, इसलिए हम इस रिक्ति को क्या कहेंगे, त्रिकोणीय रिक्ति। इसी तरह ये ऐसा भी हो सकता है कि 2 अवयवी कण ये रहे और इनकी ये वाला जो गर्त है इसको बढ़ते हुए तीसरा अवयवी कण आ जाए इस तरह से, तब भी ये जो रिक्ति बनेगी ये त्रिकोणीय रिक्ति होगी। ये भी त्रिकोणीय रिक्ति है ये वाली, और ये भी त्रिकोणीय रिक्ति है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। इस वाली त्रिकोणीय रिक्ति को हम ऐसे बना सकते हैं, ये इस तरह से है, दिस टाइप, और ये वाली जो त्रिकोणीय रिक्ति है वो इस तरह से है। इस तरह से इसको हम ऊर्ध्वमुखी त्रिकोणीय रिक्ति और इस वाली को हम अधोमुखी त्रिकोणीय रिक्ति कहते हैं।
वास्तविक रूप में तो होता क्या है कि अभी हम आगे चतुष्फलकीय और ये अष्टफलकीय रिक्तियों की बात करेंगे। तो जब ये त्रिकोणीय रिक्तियां केवल तभी होती हैं जबकि अवयवी कण केवल द्विविमीय रूप से व्यवस्थित हो। जब द्विविमीय से त्रिविमीय संरचना बनेगी तो ये जो त्रिकोणीय रिक्तियां होंगी वो या तो चतुष्फलकीय रिक्तियों में परिवर्तित हो जाएंगी या अष्टफलकीय रिक्तियों में परिवर्तित हो जाएंगी। यानी कि यदि कोई वास्तविक रूप से क्रिस्टल देखा जाए और उस क्रिस्टल के अंदर रिक्तियों को देखा जाए तो उसके अंदर आपको रिक्ति जो मिलेंगी वो चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियां मिलेंगी। वास्तविक रूप से त्रिकोणीय रिक्तियां होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि त्रिकोणीय रिक्तियां तो द्विविमीय स्ट्रक्चर में होती है। जैसे ही द्विविमीय से त्रिविमीय बनेगा वैसे ही ये जो त्रिकोणीय रिक्तियां होंगी या तो चतुष्फलकीय रिक्तियां बनेंगी या अष्टफलकीय रिक्तियां बनेगी। तो कहने का मतलब त्रिकोणीय रिक्तियां जो होती हैं ये क्रिस्टल के अंदर होती ही नहीं है। लेकिन ये चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियां कैसे बनती है इसको समझने के लिए हमको त्रिकोणीय रिक्तियों को समझना ही होगा। इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं कि त्रिकोणीय रिक्तियां दो प्रकार की होती है, ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी। अब ये तीन अवयवी कण समतल में त्रिकोणीय रूप से व्यवस्थित हुए हैं, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार की जो बनने वाली रिक्ति है इस रिक्ति को हमने त्रिकोणीय रिक्ति कहा है। अब हम कह रहे हैं कि चतुष्फलकीय रिक्ति कैसे बनेगी। तो चतुष्फलकीय रिक्ति में क्या होगा कि ये जो त्रिकोणीय रिक्ति बनी है इस त्रिकोणीय रिक्ति के अंदर ही जब एक अवयवी कण इस रिक्ति को भरते हुए दूसरी परत के रूप में आ जाए, जैसे देखिए ये त्रिकोणीय रिक्ति है, ठीक है, ये ऊर्ध्वमुखी त्रिकोणीय रिक्ति है। ये तीनों अवयवी कण एक समतल में लगे हुए हैं, प्लेन में हैं तीन कण त्रिकोण के रूप में। अब इन समतल वाले तीन कणों के ऊपर जो ये रिक्त स्थान बच रहा है बीच में, इसके ऊपर की ओर या नीचे की ओर, किधर भी, ऊपर की ओर या इसके नीचे की ओर एक अवयवी कण दूसरी परत के रूप में आ जाए इस तरह से। मैं इसी के दूसरी परत को भी ऐसा ही डार्क से ही बना रहा हूँ, है ना। आप चाहें तो इसको लाइट से भी बना सकते हैं, डॉट से भी बना सकते हैं, दिस टाइप। अब इस रिक्ति को बढ़ते हुए एक अवयवी कण यहां पर आ गया है, तो उस स्थिति में अब ये रिक्ति जो है वो त्रिकोणीय रिक्ति नहीं है, अब ये रिक्ति होगी चतुष्फलकीय रिक्ति। क्योंकि इन चारों गोलों के केंद्रों को यदि मिला दिया जाए, चारों गोलों के केंद्रों को क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो ये जो छिद्र बन रहा है ये छिद्र इन चारों गोलों के मध्य में आएगा और ये चारों गोलों से जो ज्यामिति बनेगी वो चतुष्फलकीय बनेगी। अब ये चतुष्फलकीय ज्यामिति में व्यवस्थित है चारों गोले, और जब ये चतुष्फलकीय ज्यामिति में व्यवस्थित है तो इनके मध्य बनने वाली जो रिक्ति होगी ये कौन सी रिक्ति होगी, चतुष्फलकीय रिक्ति होगी। इसी तरह से चाहे ये ऊर्ध्वमुखी हो चाहे अधोमुखी हो, त्रिकोणीय रिक्ति ऊर्ध्वमुखी हो या अधोमुखी हो, यदि उसके ऊपर या नीचे की ओर एक अवयवी कण दूसरी परत के रूप में व्यवस्थित हो जाए तो यहाँ पर चार अवयवी कणों के मध्य, जो कि चतुष्फलकीय रूप से व्यवस्थित है चार अवयवी कण, इनके मध्य बनने वाली जो रिक्ति होगी ये चतुष्फलकीय रिक्ति होगी। जैसे मैं इसको लेता हूं अधोमुखी वाले को, ये तीन अवयवी कण हैं और ये अभी अधोमुखी त्रिकोणीय रिक्ति को बना रहे हैं। अभी तो मैंने यहाँ पर एक कण ऊपर की ओर लगाया था, जैसे समतल है ऊपर की ओर एक कण को रखा था। अब इसके अंदर मैं नीचे की ओर एक कण को रख दूँ, ठीक है। नीचे की ओर जो कण रख रहा हूँ मैं उसको डॉट के द्वारा दिखा रहा हूँ। डॉट का मतलब ये वो नीचे है, दिस टाइप। तो यहां पर ये एक कण जब नीचे की ओर व्यवस्थित हुआ तब भी ये जो रिक्ति बनेगी, ये जो छिद्र बनेगा, ये चतुष्फलकीय छिद्र या चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अष्टफलकीय रिक्ति की। आप त्रिकोणीय रिक्ति पढ़ चुके हैं। त्रिकोणीय रिक्तियों को यदि भरते हुए एक अवयवी कण आए और चार अवयवी कण समचतुष्फलकीय रूप से व्यवस्थित हो जाए और तो उनके मध्य बनने वाली जो रिक्ति होगी वो चतुष्फलकीय रिक्ति होगी, है ना। अब हम बात करते हैं अष्टफलकीय रिक्ति की।
अष्टफलकीय रिक्ति में क्या होगा कि जिस तरह से ये त्रिकोणीय रिक्ति ऊर्ध्वमुखी है, ये अधोमुखी है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि त्रिकोणीय रिक्ति दोनों प्रकार की एक दूसरे के ऊपर आकर के व्यवस्थित हो जाएगी। यानी कुल कितने अवयवी कण होंगे? 6। यानी 6 अवयवी कण अष्टफलकीय ज्यामिति में व्यवस्थित होंगे। और जब 6 अवयवी कण अष्टफलकीय ज्यामिति में व्यवस्थित होंगे तो उनके मध्य बनने वाली जो रिक्ति होगी वो अष्टफलकीय रिक्ति कहलाएगी, ठीक है। जैसे अभी आपने चतुष्फलकीय रिक्ति देखी, अब मैं आपको अष्टफलकीय रिक्ति को चित्रित करके दिखाता हूं। देखिए, ये त्रिकोणीय रिक्ति है ऊर्ध्वमुखी। अब इस त्रिकोणीय रिक्ति ऊर्ध्वमुखी जो है, इसके ऊपर त्रिकोणीय रिक्ति ही आ रही है अधोमुखी। तो जब अधोमुखी आएगी तो वो कैसे आएगी कि उसके अंदर, अब मैं उसको डॉट लाइन से बना रहा हूं, ये 3 अवयवी कण दूसरी परत के रूप में व्यवस्थित होंगे। देखिए, नीचे के 3 कण जो हैं वो ये वाले हैं, ऊपर के जो 3 कण हैं वो ये वाले हैं। जैसे अष्टफलकीय रिक्ति को हम दोबारा से एक बार देखते हैं, ठीक है। ये वाली ऊर्ध्वमुखी त्रिकोणीय रिक्ति है ना। अब इसके ऊपर हम इसको दूसरी परत के रूप में, पहली परत के रूप में 3 अवयवी कण है, अब दूसरी परत के रूप में 3 अवयवी कणों को व्यवस्थित करेंगे। लेकिन वो जो दूसरी परत के 3 अवयवी कण होंगे ना, वो अधोमुखी जो है त्रिकोणीय रिक्ति वाले होंगे। यानी कि देखिए, मैं इनको डार्क गोले से बना रहा हूं, दूसरी परत वाले। एक अवयवी कण, ये दूसरा अवयवी कण, और ये तीसरा अवयवी कण। एक मिनट थोड़ा सा, ये तीसरा भी। तो यहाँ पर हुआ क्या वास्तव में कि जैसे ये रिक्ति थी, ठीक है, ये नीचे वाली त्रिकोणीय रिक्ति थी। अब जब ऊपर वाली त्रिकोणीय रिक्ति इसके ऊपर आई तो उस स्थिति में इसको उठा के ऐसे रख दो इसके ऊपर, दिस टाइप ये। तो अब ये जो रिक्ति बनेगी ये अष्टफलकीय रिक्ति होगी। ये वाली जो रिक्ति होगी ये कैसी होगी? अष्टफलकीय रिक्ति होगी, ठीक है। तो अष्टफलकीय रिक्ति के अंदर कुल अवयवी कण कितने होते हैं? 6। ये 6 अवयवी कण किस तरह से व्यवस्थित होते हैं? अष्टफलकीय रूप से व्यवस्थित होते हैं। और इनके मध्य बनने वाली जो रिक्ति होती है कैसी कहलाएगी? अष्टफलकीय रिक्ति कहलाएगी। यहाँ पर यदि अवयवी कणों की संख्या किसी क्रिस्टल के अंदर, किसी संकुलन के अंदर अवयवी कणों की संख्या कितनी हो? कैपिटल N। अवयवी कण कैपिटल N है, ठीक है। तो यहां पर चतुष्फलकीय रिक्तियों की जो संख्या होगी वो 2n होगी। चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी? 2n होगी। और अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी? यहां पर n होगी। और टोटल रिक्तियों की संख्या कितनी होगी? 3n होगी। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पर चतुष्फलकीय रिक्तियां हमेशा अष्टफलकीय रिक्तियों की तुलना में दुगनी होती हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो हम बात कर रहे थे कि रिक्तियों में 3 प्रकार की है। तो अब देखिए, त्रिकोणीय रिक्तियां तो वास्तव में त्रिविमीय रूप से होती ही नहीं, ये तो केवल जो द्विविमीय स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर बनती है। ये त्रिकोणीय रिक्तियां जो होती है यही चतुष्फलकीय रिक्तियां और अष्टफलकीय रिक्तियों के अंदर बदल जाती है। वो कैसे बदलती है वो हम परत बनाकर एक बार फिर दोबारा से समझेंगे जब हम यहाँ पर षटकोणीय त्रिविमीय निबिड़ संकुलन के बारे में पढ़ेंगे, या यूँ को षटकोणीय द्विविमीय जो संकुलन है उससे हम त्रिविमीय संकुलन के बारे में पढ़ेंगे। तो इन रिक्तियों के बारे में हमको जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर यदि किसी अवयवी कण की संख्या या कैपिटल N है तो उसमें रिक्तियाँ कितनी होंगी? ये होंगी। जैसे हमको एक उदाहरण दे दिया जाए, उस उदाहरण के अंदर
तो मैं अभी आपको बता रहा था, जैसे अपन एक उदाहरण लेते हैं, एक क्रिस्टल में अवयवी कण कोनों पर, मात्रक कोष्ठिका के कोनों पर व फलक के केंद्रों पर उपस्थित है, तो एकक कोष्ठिका में चतुष्फलकीय व अष्टफलकीय रिक्तियाँ कितनी होंगी, ये हमको बताना है, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या चीज़ की गणना करनी पड़ेगी, यहाँ पर अवयवी कण की। तो यहाँ यदि हम अवयवी कण देखें, हम पहले इसको पढ़ के आ चुके हैं, अवयवी कणों की गणना कैसे की जाती है। तो अवयवी कण देखें तो यहाँ पर जैसे गणीय ये क्रिस्टल है और उस स्थिति में यहाँ पर कोनों पर अवयवी कण होंगे, तो उस स्थिति में एक अवयवी कण की वैल्यू कितनी होगी, 1/8, और कितने कण होंगे, 8। कहाँ पर, कोनों पर, कॉर्नर्स पर, है ना। प्लस कहाँ पर है, फलक के केंद्रों पर, फलक वाले की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 इंटू कितने फलक होते हैं, 6। तो टोटल कण कितने हो गए, देखो यहाँ पर 1 + 3 = टोटल कितने हो गए, अवयवी कण 4। और जब अवयवी कण 4 है यानी n की वैल्यू आ गई आपके पास, ये कैपिटल N आ गया आपके पास अवयवी कण। तो जो अवयवी कणों की संख्या 4 है तो चतुष्फलकीय रिक्तियाँ कितनी होंगी, उसके अंदर 2n यानी कि 8 होंगी, और ये जो अष्टफलकीय रिक्तियाँ होंगी वो n यानी कि कितनी होंगी, 4 होंगी। ठीक है, तो यहाँ चतुष्फलकीय रिक्तियाँ n मतलब 8 होंगी, और अष्टफलकीय रिक्तियाँ 4, यानी टोटल जो रिक्तियाँ होंगी वो कितनी होंगी, यहाँ पर 12 होंगी। ठीक है, इस चीज़ को हमको यहाँ पर समझना होगा। ऐसे और भी एग्जाम्पल, जैसे यहाँ हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक क्रिस्टल में अवयवी कण कोनों पर उपस्थित हैं और साथ में एक कण जो है मात्रक कोष्ठिका के केंद्र पर भी उपस्थित है, और गणीय आपकी मात्रक कोष्ठिका है। तो उस स्थिति में यहाँ पर चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियाँ या छिद्रों की संख्या हमको बतानी है। तो यहाँ हमको सबसे पहले क्या करना होगा, वही अवयवी कणों की गणना करनी होगी। तो अवयवी कणों की गणना करेंगे तो उस स्थिति में कोनों पर है तो कोने वाले कण की वैल्यू कितनी होती है, 1/8 होती है। कितने होते हैं, 8 होते हैं, तो 1/8 × 8 प्लस केंद्र पर उपस्थित कण के लिए आप जानते हैं प्रत्येक कण के लिए एक वैल्यू होती है, क्योंकि केंद्र जो होता है वो किसी अन्य मात्रक कोष्ठिका के द्वारा सहभाजित नहीं होता, तो उसी मात्रक कोष्ठिका का, उसी एकक कोष्ठिका का होता है केंद्र। इसलिए यहाँ पर केंद्र वाला जो कण होगा उसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 1। तो उस स्थिति में यहाँ अवयवी कणों की हो जाएगी संख्या 1 + 1 = 2, यानी ये 2 क्या चीज़ आ गई हमारे पास, n की वैल्यू आ गई। और जब यहाँ पर ये n की वैल्यू आ गई तो अब यहाँ चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या हमेशा कितनी होती है, 2n होती है, और अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है, n होती है, और n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2। तो इट मीन यहाँ पर चतुष्फलकीय रिक्तियाँ जो होंगी वो 4 होंगी, और अष्टफलकीय रिक्तियाँ जो होंगी वो कितनी होंगी, 2 होंगी, और टोटल रिक्तियाँ जो होंगी वो हमारे पास जो है वो 6 होंगी। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर हमारा क्लियर होता है। तो यहाँ पर क्या है कि इस तरह से हम n की गणना करके और किसी भी मात्रक कोष्ठिका में या कोई क्रिस्टल में या अवयवी कणों की संख्या को कैलकुलेट करेंगे, और अवयवी कणों की संख्या को गिनने के बाद में हम उसकी सहायता से चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियों को निकाल लेंगे। ये रिक्तियों, जैसे ये रिक्तियों की संख्या है तो ये रिक्तियाँ हमको आगे चल करके इस चीज़ को भी निर्धारण करने में मदद करती है कि कोई जो क्रिस्टल है उस क्रिस्टल की संकुलन दक्षता कैसी हो, क्योंकि रिक्तियाँ जितनी ज़्यादा होंगी उसके अंदर उसकी संकुलन दक्षता उतनी कम होंगी, और रिक्तियाँ जितनी कम होंगी उस स्थिति में उसकी संकुलन दक्षता उतनी ही ज़्यादा होगी। इस चीज़ को हम जानते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर समझा। अब हम इससे आगे जो है वो षटकोणीय द्विविमीय जो हमारे पास संकुलन हमने पढ़ा था, निबिड़ संकुलन, उस षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय संकुलन कैसा बनता है इसको हम अगली कक्षा के अंदर देखते हैं।